चलें जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फर्स्ट क्लास। और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्सेशन। सही ना, मतलब आपको पता है कि टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्सेशन, और इसमें हम बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं डिस्कस कर रहे होंगे। हमारा जो मेन टारगेटेड एरिया है दैट इज द डेफिनेशन ऑफ टैक्सेशन। व्हाट इज टैक्सेशन ऑल अबाउट? मेरे भाइयों और मेरी बहनों, ये टैक्सेशन है क्या? अच्छा, अब हमें नॉर्मल कुछ बेसिक बातें तो पता ही है ना यार। हमें पता है कि जी टैक्सेशन इज पर्टिकुलरली इज अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। भाई लोगों ने, यानी कि गवर्नमेंट ने लोगों को निचोड़ना है, निचोड़कर उसमें से टैक्स लेना है, टैक्स लेकर खुद पार्टी करनी है, सब करना है उन्होंने। सही है, ये अब उनका काम है। इसका मतलब ये है कि भाई देख, मुल्क चलाना। अगर मैं सीरियस नोट पर बात करूं तो देख भाई, मुल्क चलाना, मैं कोई प्रॉफिट जनरेटेड ऑर्गेनाइजेशन तो हूं नहीं। गवर्नमेंट इज नॉट अ प्रॉफिट जनरेटेड ऑर्गेनाइजेशन। तो पर्टिकुलरली अगर मुझे मुल्क चलाना है और मैं प्रॉफिट जनरेटेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं हूं, तो इसका मतलब है कि अल्टीमेटली मुझे पैसों की जरूरत है, मुझे नोटें चाहिए। नोटें, वो आपने सुना ना, पंजाबी में कहावत है, नोट वखाते मेरा मूड बने। तो पर्टिकुलरली ये वो वाली कहानी है। गवर्नमेंट भी कहती है भाई मैनू नोट वखाते मेरा मूड बने। अब आप समझे इस बात को। देखें ना, एक ऑर्गेनाइजेशन जब काम कर रही होती है तो उस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद होता है कि वो पैसा कमाती है, वो पैसा जनरेट करती है, वो प्रॉफिट अर्न करती है, और फिर अपने वो सारे खर्चे उस पैसे से पूरे कर रही होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं गवर्नमेंट की, तो इसमें सबसे मेन इंपैक्ट ये आता है कि पर्टिकुलरली गवर्नमेंट इज नॉट अ प्रॉफिट जनरेटेड ऑर्गेनाइजेशन। सरकार वो प्रॉफिट तो कमा नहीं रही, वो तो कोई चीज बेच नहीं रही, लेकिन मुल्क चलाना है। पुलिस वालों को पैसे देने हैं, रेंजर्स वालों को पैसे देने हैं, आर्मी को पैसे देने हैं, उसके अलावा रोड बनाने हैं, बिजली देनी है, गैस देनी है, गवर्नमेंट के दूसरे 600 काम हैं। सिविक सेंटर में लोग बैठे हैं, बीबी पूरे 2 लाख रुपए का इंतजाम कर, ये हुई ना बात। ठीक है वो रिश्वत ले रहे हैं, लेकिन फिर भी सैलरी तो लेंगे ना मेरे भाई। तो पर्टिकुलरली ये सारा खर्चा कौन दे रहा है? गवर्नमेंट दे रही है। गवर्नमेंट के पास पैसे कहां से आ रहे हैं? वो आपसे ले रही है। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट पर्टिकुलरली पूरे मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर चलाने के लिए, पूरा तरीकाकार चलाने के लिए लोगों को कहती है कि आप हमें पैसे दें। आप हमें पैसे देंगे, हम मुल्क चलाएंगे। आप नहीं देंगे तो हम कैसे चलाएंगे? तो पर्टिकुलरली हम जो पैसे गवर्नमेंट को देते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट का जो मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो बेसिकली क्या है? टैक्स है। किससे लेगा टैक्स? किससे लेगा? मैंने कहा जी रेजिडेंट से लेगा। ऑब्वियस सी बात है। तो अब अगर हम डेफिनेशन को समझें तो डेफिनेशन में क्लियरली बात लिखी हुई है कि टैक्स इज अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू। Tax is a source of revenue for the government which is received from the resident of the country. सही ना, received from the resident of the country by the government regulated body. सही ना, ये किससे received हो रहा है? गवर्नमेंट regulated body जो है ना वो receive कर रही है। The amount is used for the infrastructure of the country and for the social welfare. इसका मतलब ये है कि बेसिकली अमाउंट कहां पर खर्च हो रही है मेरे भाई? मैंने कहा जी ये अमाउंट खर्च हो रही है कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर पर और सोशल वेलफेयर पर। ठीक है, ये डेफिनेशन अब आपके सामने लिखी हुई है। अब इस डेफिनेशन से बेसिकली हमने कितनी बातें बाहर निकाली? मैंने कहा जी इस डेफिनेशन से पर्टिकुलरली हमारे पास निकली 4 बातें। हमारे पास कितनी बातें निकली मेरे भाई? 4 बातें हमारे पास बाहर निकली। दैट इज सोर्स ऑफ द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट, रेजिडेंट ऑफ द कंट्री, गवर्नमेंट रेगुलेटेड बॉडी, और इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल वेलफेयर। टोटल बातें मैंने कितनी निकाली बाहर? मैंने कहा जी मैंने टोटल 4 बातें बाहर निकाली। सही ना, मैंने टोटल 4 बातें बाहर निकाली, जिसमें से पहली बात थी सोर्स ऑफ द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट बेसिकली प्रॉफिट जनरेटेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लेकिन पूरा मुल्क चलाना है। यूके के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, आप यूके टैक्सेशन पढ़ रहे हैं। जब आप यूके टैक्सेशन पढ़ रहे हैं तो आपको यूके के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। जब आप यूके के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो आपको बात समझ आएगी। अब यूके के पॉइंट ऑफ व्यू से पर्टिकुलरली आपको मुल्क चलाना है। मैंने आपको बताया आर्मी के पैसे हैं, आर्मी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, एजुकेशन है, हेल्थ है, और 600 मसले मसाइल हैं, खर्चे हैं। वो जो किंग इतना पुराना बैठा हुआ है, अभी मलका इतनी पुरानी गई है थोड़ा अर्सा पहले, अभी जो किंग इतना पुराना बैठा हुआ है उसकी दवाइयों का खर्चा है, उसकी बाकी सारी चीज़ों का खर्चा है। सही ना, उसके विटामिन की गोलियां हैं, ग्लूकोज के इंजेक्शन लगते हैं उस बेचारे को। तो अब आप इस बात को समझें, ये पैसा कहां से आएगा यार? तो गवर्नमेंट बेसिकली टैक्स रिसीव करती है। किससे? रेजिडेंट ऑफ द कंट्री। आगे चलकर हम ये एक टॉपिक पढ़ेंगे, उस टॉपिक के अंदर हम ये रेजिडेंट ऑफ द कंट्री को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे कि पर्टिकुलरली रेजिडेंट ऑफ द कंट्री होता कौन है। सही ना, रेजिडेंट ऑफ द कंट्री बेसिकली होता कौन है। लेकिन फिलहाल ये बात समझें कि जो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल एक मुल्क में रह रहा है,
कोई भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल अगर एक कंट्री के अंदर रह रहा है, एक मुल्क के अंदर रह रहा है, तो दैट इंडिविजुअल विल बी कंसिडर्ड एज रेजिडेंट ऑफ द कंट्री, दैट इंडिविजुअल विल बी कंसिडर्ड एज रेजिडेंट ऑफ द कंट्री। वो उस बेसिकली कंट्री का क्या कंसिडर किया जाएगा? रेजिडेंट कंसिडर किया जा रहा होता है, उससे टैक्स लिया जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, जो जिसका आना जाना लगा रहता है ना, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल वो है जो आता है, घूमता है, चला जाता है, जो आया है किसी काम के लिए चला जाएगा, ये उसका मुल्क नहीं है। और एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल है जो उस मुल्क में रहता है। जैसे मैं हूं, अगर मैं यूके में पैदा हुआ हूं, मैं यूके में रहता हूं, तो यूके मेरी कंट्री है, मैं यूके का पूरा सिस्टम यूज कर रहा हूं, मैं यूके का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल कर रहा हूं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो मैं उस मुल्क का रेजिडेंट कंसिडर किया जाऊंगा, एंड आई विल बी रिस्पॉन्सिबल टू पे द टैक्स। आई विल बी रिस्पॉन्सिबल टू पे द टैक्स। मैं वो रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल हूं या रिस्पॉन्सिबल पर्सन हूं जिसने टैक्स पे करना है, जिसके ऊपर टैक्स पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पुत्र, मेरे काके, मेरे बच्चे, मेरे राज दुलारे, कि तूने टैक्स पे करना है। तो रेजिडेंट टैक्स पे कर रहा होगा, एक बात तो ये हो गई। तीसरी बात है कि ये टैक्स कौन लेगा? मैंने कहा देखिए, मसला ये है कि टैक्स रिसीव करने की जिम्मेदारी एक गवर्नमेंट रेगुलेटेड बॉडी के ऊपर होती है। हर काम गवर्नमेंट खुद नहीं करती। तो गवर्नमेंट बेसिकली करती यह है कि अपने अंडर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को डेवलप करती है, डिफरेंट बॉडीज को डेवलप करती है। हर बॉडी का एक पर्टिकुलर हेड होता है, उसे वो तमाम जिम्मेदारियां हैंड ओवर की जाती हैं, और उसे वो तमाम जिम्मेदारियां हैंड ओवर करके उसे कहा जाता है कि भाई अब तुम सोचो, अब तुम देखो कि क्या करना है। मैं अब इससे रिलेटेड दूर दूर तक किसी भी चीज से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं, अब मैं उससे रिलेटेड रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। तुम आंसरेबल मुझे हो, तुम बहुत बड़ा कोई फैसला मुझसे पूछे बगैर नहीं ले सकते। गवर्नमेंट कह रही है तुम आंसरेबल मुझे हो, तुम कोई बहुत बड़ा फैसला मुझसे पूछे बगैर नहीं ले सकते, बट स्टिल मैं तुम्हारे हर काम में एक्टिव पार्ट नहीं लूंगा। इसी तरीके से बेसिकली गवर्नमेंट ने अपने अंडर एक टैक्सेशन बॉडी डेवलप की। गवर्नमेंट ने अपने अंडर एक टैक्सेशन बॉडी जो है ना वो डेवलप की, और दैट टैक्सेशन बॉडी इन यूके इज नोन एज HMRC। सही ना? वो बेसिकली क्या कहलाती है? वो HMRC कहलाई जाती है, दैट इज हिज मैजेस्टी रेवेन्यू एंड कस्टम। भाई जब तक वो मलकाबाजी थी तब तक ये हर मैजेस्टी रेवेन्यू एंड कस्टम था, और अब ये हिज मैजेस्टी है, क्योंकि अब आपको पता है कि अब बादशाह है। ठीक है, तो वो ये हिज मैजेस्टी रेवेन्यू एंड कस्टम कंसिडर जो है ना वो किया जा रहा होगा। तो बेसिकली यूके गवर्नमेंट ने अपने अंडर एक बॉडी डेवलप की जिसे हमने नाम दिया HMRC का, और मैंने HMRC का एक हेड बनाया, और मैंने सारी की सारी चीजें HMRC को हैंड ओवर कर दी। मैंने सारे के सारे डिसीजन मेकिंग HMRC को हैंड ओवर कर दिए। मैंने कहा भाई तू जिम्मेदार, मैंने कहा भाई तू जिम्मेदार, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं, मैं किसी भी तौर पर रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। यू विल बी कंसिडर्ड एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन। सही ना? यू विल बी कंसिडर्ड एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन। आप रिस्पॉन्सिबल पर्सन कंसिडर किए जाओगे, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सही ना? मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तुम रूल्स बनाओ, तुमने टैक्स क्या लेना है, कितना लेना है, किस किस से लेना है, कैसे लेना है, मेरे भाई मेरी जिम्मेदारी नहीं है, तुम्हारी जिम्मेदारी है। यानी कि सारी जिम्मेदारी मैंने किसको हैंड ओवर कर दी है मेरे भाई? मैंने ये सारी की सारी जिम्मेदारी हैंड ओवर कर दी है HMRC को। मैंने कहा सरकार तुम करोगे, जो भी करना है तुमने करना है, अपन भाई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सही ना? मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं, जो भी करना है तुम्हें करना है। अब तुम सोच लो तुमने क्या क्या करना है, सो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, आई विल बी नॉट। ठीक हो गया? और फिर ये चीज किसके लिए इस्तेमाल होगी मेरे भाई? ये चीज इस्तेमाल होगी फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल वेलफेयर। हाँ, अब आपने कहा सर ये क्या है? देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर तो तुम्हें पता है, मैंने आपको बता दिया ना कि जो भी आपको फैसिलिटीज दी जा रही हैं और जो भी आपको सिक्योरिटी दी जा रही है, दैट इज नोन एज इंफ्रास्ट्रक्चर। पुलिस, दूसरी डिफरेंट एजेंसीज, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन सब के अंदर जो काम करने वाले लोग हैं उनकी तनख्वाहें, उनका दूसरा बजट, वेपन्स का बजट, गाड़ियों के फ्यूल का बजट। सही ना? उन सब के पैसों पर, वो सब चीज़ों पर जो पैसा खर्च हो रहा है वो पर्टिकुलरली कहाँ से आएगा मेरे भाई? मैंने कहा उन सब चीज़ों के ऊपर जो पैसा खर्च हो रहा है वो पर्टिकुलरली आप दे रहे हैं, दैट इज टैक्स। फिर रोड बनाने हैं, ब्रिजेस बनाने हैं, अंडरपासेस बनाने हैं, आपको इलेक्ट्रिसिटी पहुंचानी है, आपको गैस पहुंचानी है, आपको पानी पहुंचाना है। अब ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि ये सारी फैसिलिटीज़ आप तक पहुंचाने का भी खर्चा है।
ये सारी फैसिलिटीज आप तक पहुंचाने की भी कॉस्ट है। अगर ये कॉस्ट इनकर्ड नहीं होगी, अगर ये खर्चा नहीं होगा तो काम कैसे चलेगा मेरे भाई? प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है काम होना, हो ही नहीं सकता काम। अगर ये सब कुछ करना है तो इट इज कंपलसरी कि आप ये सारी चीजें क्या करेंगे, आप ये सारी चीजें फॉलो अप कर रहे होंगे ना मेरा भाई, अदरवाइज तो हो ही नहीं सकता। तो पर्टिकुलरली पैसे लेंगे तो आपको ये फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं, दैट इज नोन एज इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर आता है सोशल वेलफेयर। एज माई पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप मुझसे पूछेंगे ना मेरा भाई, तो शायद आप शायद मेरे इस पॉइंट से इख्तलाफ कर सकते होंगे आप, ठीक है, आपकी अपनी एक राय है, मेरी अपनी एक राय है, हमारी राय आपस में इख्तलाफ कर सकती है, लेकिन पर्चा मैं निकलवाऊंगा, इसलिए इख्तलाफ जरा हिसाब से करी मेरा बेटा। टैक्स इज अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ ज़कात, ठीक है ना। हमारे इस्लाम में जो बेसिकली ज़कात का कॉन्सेप्ट है उसका एक मॉडिफाइड वर्जन निकला, किसमें? मॉडिफाइड वर्जन निकला टैक्स की शक्ल में, ठीक है ना। मेजॉरिटी ऑफ अस डोंट नो अबाउट द एक्चुअल कॉन्सेप्ट ऑफ ज़कात, और मुझे भी काफ़ी अरसे के बाद जाकर पता चला, ठीक है ना। और बेसिकली नॉर्मली मुस्लिम्स के जहन में एक ये आइडियली एक कॉन्सेप्ट है कि रमज़ान के महीने में हम अपने माल पर एक सर्टेन परसेंटेज निकालकर गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो दैट इज ज़कात। ठीक है, दैट इज ज़कात, बट दैट इज नॉट ओनली ज़कात, सही ना। ये सिर्फ ये ज़कात नहीं है, बल्कि कुछ ज़कात का हिस्सा बाकायदा तौर पर हुकूमत को दिया जाता था। इस इनिशियल बेसिस पर पर्टिकुलरली ज़कात को दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, जो आज के मॉडिफाइड टर्म्स में टैक्स कहलाया जाता है। एक ज़कात का हिस्सा वो होता था जो आप गरीबों को देते थे, यानी कि उन लोगों को दिया जाता था जो कि ज़रूरतमंद थे, जिनके पास पैसे नहीं थे, जिनके पास इनकम नहीं थी, जो गरीब थे, जो अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ फुलफिल नहीं कर सकते थे, उनको दिया जाता था। और एक कॉन्सेप्ट था कि ज़कात का कुछ हिस्सा हुक्मरानों को दिया जाता था, उस वक्त के खुलफाए राशिदीन को दिया जाता था, ताकि वो बेसिकली मुल्क को चला सकते हों, सही ना। फौजें थीं और फिर जंगें होती थीं, उस जंगों के अंदर जो सामान इस्तेमाल होता था, जो घोड़े इस्तेमाल होते थे, जाहिर सी बात है कि उनके ऊपर भी माल खर्च होता था, तो वो माल बेसिकली लोग देते थे और उस टाइम पर उसे ज़कात कहा गया था, जिसे आज के दिन में मॉडिफाइड टर्मिनोलॉजी में टैक्स कहा जाता है। कॉन्सेप्ट दोनों का सेम है कि टैक्स के अंदर भी हमारा टारगेट यह है कि हम अमीरों से ज्यादा टैक्स लेंगे, और अमीरों से वो टैक्स लेकर कहां पर खर्च किया जाएगा? मैंने कहा जी, अमीरों से वो टैक्स लेकर गरीब आदमी पर खर्च किया जा रहा होता है। द बेसिक थिंग इज दैट कि वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो अपनी बेसिक नेसेसिटीज फुलफिल नहीं कर सकता, जिसके पास पैसे नहीं है, जो अपनी जरूरियात पूरी नहीं कर सकता, उसको हम बेसिकली फैसिलिटेट करेंगे, उसको हम बेनिफिट देंगे। और ये बेनिफिट हम कैसे देंगे? कि हम अमीरों से पैसे निकालेंगे, टोड़ों करके हम अमीरों से पैसे निकालेंगे, और अमीरों से पैसे निकालकर हम ये पैसा किसको देंगे मेरे भाई? हम ये पैसा गरीबों को देंगे, ठीक है। द कॉन्सेप्ट इज कि मैं डायरेक्टली कैश नहीं दूंगा, पर मैं डिफरेंट फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड कर दूंगा। लाइक फॉर एग्जांपल, मेन फैसिलिटीज मैं उनको प्रोवाइड करूंगा फ्री एजुकेशन एंड फ्री हेल्थ केयर। मैं उनको कहूंगा ठीक है भाई, हमने गवर्नमेंट स्कूल्स बनाए हुए हैं, हमने गवर्नमेंट कॉलेजेस बनाए हुए हैं, हमने गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ बनाई हुई हैं, जहां पर फीसेस कंपैरेटिवली प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड बहुत हद तक कम है, सही ना। फीसेस बहुत हद तक पर्टिकुलरली क्या है मेरे भाई? फीसेस बहुत हद तक कम है, जिसकी वजह से वहां पर एक ज़रूरतमंद आदमी जिसके पास पढ़ने के पैसे नहीं है, जिसके पास पढ़ने के वसाइल नहीं है, वो आके पढ़ सकता है। उसको बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट पे करने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत सारी जगहों पर, बहुत सारी कंट्रीज़ में ये एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, इंक्लूडिंग आवर कंट्री पाकिस्तान। अंदर क्या हो रहा है अभी बात नहीं कर रहा है। आपने कहा सर क्या बात कर दिया आपने, पाकिस्तान में गवर्नमेंट कॉलेजेस और गवर्नमेंट स्कूल्स का हाल तो देखें भाई। मैं अभी हालात पे नहीं जा रहा ना, मैं बेसिक कॉन्सेप्ट पे जा रहा हूं। हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स की फीस नहीं है, हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस नहीं है, हमारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज की फीस प्राइवेट सेक्टर के कंपैरेटिवली बहुत कम है। अंदर क्या हो रहा है अभी बात ही नहीं कर रहे उस पे ना, अंदर के हालात पे बात नहीं कर रहे। कॉन्सेप्ट तो वही है ना, क्यों रखा गया है फ्री? ताकि जो बंदा प्राइवेट सेक्टर को अफोर्ड नहीं कर सकता वो बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में भेज दे, जो बंदा प्राइवेट कॉलेज अफोर्ड नहीं कर सकता वो गवर्नमेंट कॉलेज में भेज दे, फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन मसला क्या है? देखो, एक कॉलेज की बिल्डिंग है, उसकी मेंटेनेंस है, उसके यूटिलिटी बिल्स हैं,
वहां पर तुमने एम्प्लॉयज रखे हुए हैं, चौकीदार है, माली है, कॉलेज की प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल है, टीचर्स हैं। जब तुम पैसे ही नहीं ले रहे बच्चों से तो इनका खर्चा कहां से जा रहा है? वो प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और टीचर्स की सैलरी कहां से जा रही है? हाँ, वो पैसा सारा गवर्नमेंट दे रही है। वो पैसा सारा कौन दे रही है? गवर्नमेंट दे रही है। और गवर्नमेंट कहां से दे रही है? क्या गवर्नमेंट अपनी जेब से दे रही है? क्या गवर्नमेंट के अपनी जेब से पैसा जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, नहीं जाएगा। तो वो लोगों से पैसे लेगी टैक्स की शक्ल में और इस तरीके से यूटिलाइज करेगी। वो अमीर लोगों से पैसे लेगी और गरीबों के ऊपर क्या किया जा रहा होगा? खर्च किया जा रहा होगा। तो वो जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एजुकेशन मिल रही है, उसके बैक हैंड पर अमीरों का जो टैक्स दिया हुआ है वो अप्लाई हो रहा है। अमीरों का जो टैक्स दिया हुआ है बेसिकली वो अप्लाई हो रहा है। इस बात को हम पर्टिकुलरली जहन में रखेंगे, बाकी अल्लाह खैर करेगा। ठीक हो गया मेरा बेटा। उसके अलावा हेल्थ, आपके पास इलाज के पैसे नहीं है, सही ना, मसले मसाइल हैं, आपके पास इलाज के पैसे वगैरह अवेलेबल नहीं है, तो वो जो पैसे वगैरह आपके पास अवेलेबल नहीं है इलाज के, तो पर्टिकुलरली मुझे बताएं ना, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो फिर आप इलाज कैसे कराएंगे? तो फिर आप जाएं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर जाकर बेसिकली ये डिस्कस किया जाए, या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर आप जाकर इलाज करवा लें, तो उसका सारा खर्चा बेसिकली कौन देगी? गवर्नमेंट देगी। वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपका इलाज होगा, सही ना, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका इलाज होगा। या अगर वो कुछ पैसे चार्ज कर रहे होंगे तो वो नॉर्मल किसी प्राइवेट हॉस्पिटल के कंपैरेटिवली बहुत हद तक कम होंगे। वो उसके बहुत हद तक क्या होंगे मेरे भाई? वो उसके बहुत हद तक कम होंगे। तो इस चीज को आपने पर्टिकुलरली क्या रखना है? जहन में रखना है कि हम टैक्स का पैसा किसके लिए खर्च कर रहे हैं मेरे भाई? हम टैक्स का पैसा खर्च कर रहे हैं फॉर सोशल वेलफेयर। अमीरों से नोटें निकलवाएंगे, गरीबों को बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे, दैट इज सोशल वेलफेयर एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्सेशन। चले जी आगे बढ़े। अब हम आते हैं टुवर्ड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइप्स ऑफ टैक्स, कि भाई टैक्सेस के कितने टाइप्स हैं। नॉर्मली फिलहाल हम टैक्सेस के दो टाइप्स को देख रहे होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स पर्टिकुलरली, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ये आपके सामने है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में क्या आ जाता है मेरे भाई? डायरेक्ट टैक्स में आपके पास आ जाता है इनकम टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स में आपके पास क्या आ जाता है? इनडायरेक्ट टैक्स में आपके पास आ जाता है वैट, दैट इज वैल्यू एडेड टैक्स। अच्छा देखिए, अब डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के दरमियान डिफरेंशिएशन क्या है? देखो, अभी हम पहले डेफिनेशन में पढ़कर आए कि टैक्स पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? रेजिडेंट की। सुनना बात गौर से, टैक्स पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? रेजिडेंट की। रेजिडेंट पे करेगा, ठीक हो गया। तो मैंने कहा जी ठीक है, टैक्स पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना वो रेजिडेंट की है, रेजिडेंट पे करेगा, उसमें कोई मसले मसाइल नहीं है। एक बात तो ये हो गई। और पर्टिकुलरली पे किसको करेगा? गवर्नमेंट रेगुलेटेड बॉडी। गवर्नमेंट रेगुलेटेड बॉडी इज HMRC, ठीक है ना, गवर्नमेंट रेगुलेटेड बॉडी इज HMRC, HMRC को पे करेगा। अब बेसिकली कुछ टैक्सेस ऐसे होते हैं जिन्हें हम डायरेक्ट टैक्स का नाम देते हैं, जिसमें एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल खुद ले जाकर पैसे HMRC को हैंडओवर करेगा। वो खुद ले जाएगा और खुद ले जाकर पैसे किसको देगा? खुद ले जाकर पैसे HMRC को दे रहा होगा, अपने हाथ से ले जाकर HMRC को देगा। तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज योर डायरेक्ट टैक्स। वो क्या कहलाया जाएगा मेरे भाई? वो डायरेक्ट टैक्स कहलाया जाएगा। और डायरेक्ट टैक्स के अंदर हम मेनली डिस्कस करते हैं अबाउट द इनकम टैक्स। हम डायरेक्ट टैक्स में मेनली किस चीज को डिस्कस करते हैं? मैंने कहा जी डायरेक्ट टैक्स में हम मेनली डिस्कस करते हैं अबाउट द इनकम टैक्स, यानी कि मैंने पैसे कमाए, मैंने कोई इनकम जनरेट की, तो उस इनकम पर जो मैंने टैक्स पे करना है वो मैं खुद ले जाकर HMRC को हैंडओवर करूंगा। वो मैं खुद ले जाकर HMRC को हैंडओवर अपने हाथों से कर रहा हूंगा। जबकि दूसरी तरफ देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, जिसके अंदर वैट आता है, वैल्यू एडेड टैक्स, और पाकिस्तान में ये बेसिकली कहलाया जाता है जनरल सेल्स टैक्स। अलग अलग कंट्रीज के अंदर ये इनडायरेक्ट टैक्स का नाम अलग अलग है, कॉन्सेप्ट सबका सेम है, कहानी सबकी सेम है, लेकिन सिर्फ अलग अलग कंट्रीज के अंदर इसका नाम अलग अलग है। जैसे यूके के अंदर हम इसे वैट कहते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स, पाकिस्तान के अंदर हम इसे जनरल सेल्स टैक्स कहते हैं, GST। कॉन्सेप्ट वही है। व्हाई इट इज इनडायरेक्ट टैक्स? व्हाई इट इज कंसिडर्ड टू बी एन इनडायरेक्ट टैक्स? क्योंकि देखो, इसे हम इनडायरेक्ट टैक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पे करने वाला शख्स कोई और होता है, इसे पे करने वाला शख्स कोई और होता है, और इसे HMRC तक पहुंचाने वाला कोई और है। पे करने वाला कोई और है, जिसकी जेब से जा रहा है वो कोई और है, जो HMRC के पास लेकर जा रहा है वो कोई और है। हाय हाय हाय, क्या बात कर दी मैंने। जो इसकी जेब से जा रहा है वो कोई और है, जो HMRC के पास लेकर जा रहा है वो कोई और है। जैसे फॉर एग्जाम्पल,
तुम गए एक शॉप पर, टुडुंग टुडुंग टुडुंग, सही है, तुम गए एक शॉप पर और शॉप पर जाकर तुमने एक पानी की बोतल परचेज की जिसकी प्राइस थी 50 रुपीज। अब जब तुमने उस पानी की बोतल का ब्रेकअप देखा ना, तो उस ब्रेकअप के अंदर एक थी रिटेल प्राइस और एक था जीएसटी, जनरल सेल्स टैक्स, वैट, 5 रुपए का वैट। अब तुमने जेब में हाथ डाला, यू आर अ कंज्यूमर, जिसने पानी की बोतल खोली और गुड़ 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 दवाई मचा दी। अब तुमने जेब में हाथ डाला और जेब में हाथ डाल के जो है ना, तुमने 50 रुपए निकालकर उस शॉपकीपर को दे दिए। तो वो जो वैट था ना, वो जो इनडायरेक्ट टैक्स था, वो तुमने किसको दिया मेरे भाई? तुमने दिया शॉपकीपर को। शॉपकीपर ने वो वैट दिया होगा उस होलसेलर को जिससे वो पानी की बोतल लेकर आया, होलसेलर ने वो वैट दिया प्रोड्यूसर को, और आखिर में टैक्सेशन अथॉरिटीज तक लेकर जाने वाला शख्स वो प्रोड्यूसर था। एचएमआरसी तक लेकर जाने वाला शख्स वो प्रोड्यूसर था। इसका मतलब है कि वो मल्टीपल लोगों के हाथों में से होता हुआ वहां तक पहुंचा है, वो मल्टीपल लोगों के हाथों में से होता हुआ वहां तक पहुंचा है। इट मीन्स कि इसको पे करने वाला शख्स कोई और है, जिसकी जेब से जा रहा है वो शख्स कोई और है, और जिसके हवाले किया जा रहा है यानी कि जो एचएमआरसी तक लेकर जाएगा वो कोई और शख्स है, और बीच में मल्टीपल लोग शामिल हैं। जैसे मैंने बताया कि गया मेरी जेब से, पानी मैं पी रहा था, कंज्यूमर मैं था, गया मेरी जेब से, लेकिन गया शॉपकीपर के पास, शॉपकीपर से गया होलसेलर के पास, होलसेलर से निकलकर कहां जाएगा मेरे भाई? मैंने कहा जी होलसेलर से निकलकर चला जाएगा वो टूवर्ड्स, होलसेलर से निकल के चला जाएगा प्रोड्यूसर के पास, और फाइनली प्रोड्यूसर वो किसको पहुंचाएगा मेरे भाई? मैंने कहा जी फाइनली प्रोड्यूसर वो पहुंचा देगा एचएमआरसी यानी कि टैक्सेशन अथॉरिटीज को। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टैक्स एंड डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो मैं खुद लेकर जाऊंगा, इनडायरेक्ट टैक्स जो कि मल्टीपल लोगों से होता हुआ जाएगा। समझ रहे हैं आप कैसा फिट करके माहौल बनाया मैंने? अब आएगी सबसे बेहतरीन और जालिमाना किस्म की चीज जो कि पूरे पेपर में हमने पढ़नी है, जिसमें पूरे पेपर में हमारा फड्डा है, और वो है टैक्स ईयर। आय हाय 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 हाय, जब ये टैक्स ईयर आता है ना, मैं अलग सी एक फीलिंग आ जाती है भाई के अंदर। मेरे भाई आपने जितने पेपर्स भी पढ़े उनमें से मेजॉरिटी पेपर्स के अंदर हम बेसिकली क्या पढ़ते हैं? फाइनेंशियल ईयर। हम ज्यादातर पेपर्स के अंदर जो भी कैलकुलेशन वगैरह करते हैं वो फाइनेंशियल ईयर में करते हैं, लेकिन हमारे पेपर में हम फाइनेंशियल ईयर को नहीं पढ़ेंगे अनटिल और अनलेस मैं आपको कहूं कि ये चीज हमने फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड पढ़नी है। अगर किसी चीज से रिलेटेड मैं कहूंगा ना कि ये फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड पढ़नी है, तो फिर वो फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड पढ़ी जाएगी, अदरवाइज वो फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड नहीं होगी। हम पढ़ेंगे टैक्स ईयर, हम पढ़ेंगे टैक्स ईयर, हम पढ़ेंगे टैक्स ईयर, एंड टैक्स ईयर इज ऑल्सो नोन एज फिस्कल ईयर। टैक्स ईयर इज ऑल्सो नोन एज द फिस्कल ईयर। मैं उस टैक्स ईयर को एक और नाम देता हूं, दैट इज द फिस्कल ईयर। तो आप चाहें तो आप उसे टैक्स ईयर कह लें, आप चाहें तो आप उसे फिस्कल ईयर कह लें, कोई टेंशन वाली बात पर्टिकुलरली नहीं है, ठीक है मेरे भाई। आप चाहें तो टैक्स ईयर कह लें, आप चाहें तो फिस्कल ईयर कह लें, लेकिन हम जो भी कैलकुलेशन वगैरह पढ़ेंगे दैट इज अकॉर्डिंग टू द टैक्स ईयर। और हमारी करंट अटेम्प्ट्स जो आ रही हैं, उन तमाम अटेम्प्ट्स के लिए जो टैक्स ईयर हम पढ़ने जा रहे हैं वो 23-24 का टैक्स ईयर है, 23-24। अब आपने कहा सर करंट अटेम्प्ट्स मतलब जो भी आप अटेम्प्ट्स आगे पढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता है ना कि टैक्स का कोर्स, जो टैक्सेशन का जो कोर्स वगैरह है वो हर साल चेंज हो जाता है, ठीक है ना। हम जो पेपर पढ़ रहे हैं इसका कोर्स हर साल चेंज हो जाता है, इसलिए ये पेपर वो वाहिद पेपर होगा एसीसी के अंदर, सही ना। ये पेपर बेसिकली वो वाहिद पेपर होगा एसीसी के अंदर जिसमें आपको हर साल नई रिकॉर्डिंग्स देखने को मिलेंगी, सही ना। आपको हर दफा टीचर का नया चेहरा देखने को मिला, हर साल के बाद टीचर का नया मुंह नजर आ रहा होगा आपको। बाकियों के तो बहुत पुराने मुंह नजर आ रहे हैं आपको, लेकिन यहां पर आपको नया मुंह नजर आ रहा होगा। तो हम पढ़ते हैं टैक्स ईयर, और हमारी करंट अटेम्प्ट्स के मुताबिक हम कौन सा टैक्स ईयर पढ़ रहे हैं? हम 23-24 का टैक्स ईयर पढ़ रहे हैं, 23-24। और हमारा टैक्स ईयर जो है वो है 6 अप्रैल 2023 से 5 अप्रैल 2024। हमारा जो टैक्स ईयर है वो है 6 अप्रैल 2023 से 5 अप्रैल 2024। 23-24 का टैक्स ईयर है, 6 अप्रैल 2023 से 5 अप्रैल 2024। पर्टिकुलरली ये डेट्स आप लिखते हैं, लेकिन हम ये बात पढ़ते हुए आते हैं कि भाई देखो 6 दिन और 5 दिन को हम काउंट नहीं करते, तो आप ये कह सकते हैं कि आवर टैक्स ईयर इज फ्रॉम अप्रैल 2023 टू मार्च 2024। अगर इनकेस पर्चे में कहीं पर डेट लिखनी पड़ जाए
कहीं पर डेट लिखनी पड़ जाए तो मैं डेट लिखूंगा 6 अप्रैल 2023 से 5 अप्रैल 2024, लेकिन कैलकुलेशन हमेशा कहां से कहां तक की होगी मेरे भाई? कैलकुलेशन हमेशा अप्रैल 23 से मार्च 24 तक होगी। कैलकुलेशन हमेशा अप्रैल 23 से मार्च 24 तक होगी। पूरे पर्चे में मेरा ताल्लुक ही नहीं है इस चीज से कि अप्रैल 23 से पहले क्या हो रहा था और मार्च 24 के बाद क्या होगा। अप्रैल 23 से पहले क्या हो रहा था, मार्च 24 से पहले के बाद क्या होगा, मेरा कंसर्न ही नहीं है। आंखें वांखें शांखें कान वान शान सब बंद कर लूंगा अगर इससे पहले और इसके बाद का कोई सवाल पूछेगा। अगर मुझसे कोई पूछेगा कि अप्रैल 23 से पहले क्या था, मैं बोलूंगा सब पता ही नहीं चल रहा, मुझे मेरा जानना ही नहीं है। मेरी कैलकुलेशन है अप्रैल 23 से मार्च 24, कहानी खत्म, स्टोरी एंड। अप्रैल 23 से पहले आई डोंट केयर मैन, मार्च 24 से पहले आई डोंट केयर मैन, आई विल केयर अबाउट मार्च अप्रैल 2023 टू मार्च 2024। ओके, अप्रैल 23 से मार्च 24 के दरमियान की कैलकुलेशन होगी। ये बनेंगे पूरे 12 महीने। ये मेरा टैक्स ईयर है, मुझे ये टैक्स ईयर पढ़ना है बस, मुझे इससे पहले इसके बाद की चीजें नहीं पढ़नी। अब मसला क्या है, मुझे बताओ नॉर्मली हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या होता है या हमारा कैलेंडर ईयर क्या होता है? तो मैंने कहा जी हमारा कैलेंडर ईयर या हमारा फाइनेंशियल ईयर नॉर्मली जनवरी से दिसंबर का है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि मेरे टैक्स ईयर में 2023 के 9 महीने हैं, मेरे टैक्स ईयर में 2023 के 9 महीने हैं और 2024 के 3 महीने हैं। 2023 के 9 महीने हैं, 2023 के 9 महीने हैं और 2024 के 3 महीने हैं। ठीक है भाई, अप्रैल 23, अप्रैल से दिसंबर, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 9 महीने। 2023 के 9 महीने, 2024 के 3 महीने, दैट इज जनवरी फरवरी मार्च। अब आपने कहा सर ये आपने क्यों बताया? देखो मसला क्या है, पेपर में सवाल 2 तरीके से आएंगे। एक, या तो सवाल आएगा अकॉर्डिंग टू द टैक्स ईयर। अगर तो सवाल टैक्स ईयर के हिसाब से है तो मसला हल है, मैं डायरेक्ट सवाल सॉल्व करना शुरू कर दूंगा। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि सवाल आता है अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल ईयर, सही ना? सवाल आता है अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल ईयर, और अगर सवाल फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से आएगा ना तो मुझे उस फाइनेंशियल ईयर को पहले टैक्स ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मुझे फिर उस फाइनेंशियल ईयर को टैक्स ईयर में क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पर्टिकुलरली आप इस बात को समझें, सही ना? पर्टिकुलरली आप इस बात को समझें कि आपको ये दोनों चीजें कंसीडर करनी है। पहले आपको सवाल देखकर ये अंडरस्टैंड करना है कि सर सवाल टैक्स ईयर के हिसाब से या फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से। अब आपने कहा सर ये कैसे पता चलेगा? मैंने कहा देखो बहुत ही सिंपल है, जब भी 2 सालों का मिक्सर होता है ना वो हमेशा टैक्स ईयर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल सवाल में वो कह रहा है 21-22, 22-23, 23-24, 24-25, 2 सालों का मिक्सर जो होता है ना ये टैक्स ईयर होता है। और अगर सिंगल सिंगल साल आ रहे हैं ना, सादे सादे मिस्कीनों वाले साल आ रहे हैं सिंगल सिंगल, तो वो फाइनेंशियल ईयर होंगे। 2021, 2022, 2023, 2024, तो ये क्या माने जाते हैं? मैंने कहा जी ये माने जाते हैं फाइनेंशियल ईयर, दैट विल बी कंसीडर्ड एज योर फाइनेंशियल ईयर। अगर तो सवाल टैक्स ईयर के हिसाब से है तो मैंने कहा जी जिंदगी पुरसुकून है, आपको कुछ नहीं करना। लेकिन अगर सवाल फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से है तो मुझे पहले फाइनेंशियल ईयर को टैक्स ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मुझे पहले फाइनेंशियल ईयर को टैक्स ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और टैक्स ईयर में कन्वर्ट करने के बाद फिर हम उसके ऊपर कैलकुलेशन कर रहे होंगे। जैसे मान लें आपके पास सवाल में उसने कहा जी 2023 में एक बंदे की इनकम है 600,000 पाउंड और 2024 में उसकी इनकम है 750,000। और फिर मैंने कहा कि जी कैलकुलेट द टोटल इनकम फॉर 23-24। मैंने कहा भाई 2023 की इनकम है 6 लाख और 2024 की इनकम कितनी है? 7,50,000। और मैंने कहा जी कैलकुलेट द टोटल इनकम फॉर 23-24, 23-24 की टोटल इनकम, सही ना? मुझे बेसिकली क्या निकालना है? मुझे बेसिकली निकालनी है 23-24 की टोटल इनकम।
अब मेरे पास इनकम फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से है, फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से है तो मुझे इसको कन्वर्ट करना होगा टैक्स ईयर के अंदर, और फाइनेंशियल ईयर से टैक्स ईयर में कन्वर्ट करने का तरीकाकार ये है कि मेरे टैक्स ईयर में 2023 के कितने महीने हैं मेरे भाई, 9 मंथ्स हैं, तो मैं 2023 के 9 मंथ्स ले लूंगा। इसका मतलब है मैं लूंगा 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, मैंने कहा जी 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 12, तो ये हो जाएगा 450,000। ठीक हो गया। और फिर उसके बाद आ गया 2024 के कितने महीने हैं मेरे भाई, 2024 के 3 महीने हैं, तो मैंने कहा जी ये ले लेते हैं 750,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12। 750,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 12, तो ये हो जाएगा 187,500। मेरा भाई दोनों को प्लस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 637,500। सही ना, दोनों को प्लस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 637,500, जो कि सिंपल सी कहानी है जो आपको समझनी है। तो दैट इज द बेसिक थिंग कि अगर तो टैक्स ईयर है, मैंने आपको बता दिया टैक्स ईयर हमारा फिक्स्ड है, दैट इज अप्रैल 23 से मार्च 24। अप्रैल 23 से पहले क्या हो रहा है साडा की, मार्च 24 के बाद क्या होगा साडा की। अगर तो सवाल टैक्स ईयर के हिसाब से है ना सरकार, फिर तो कोई टेंशन ही कोई नहीं है। लेकिन अगर सवाल टैक्स ईयर के हिसाब से नहीं बल्कि फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से है, तो मुझे फाइनेंशियल ईयर के डाटा को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, टैक्स ईयर में, और वो मैंने आपको कन्वर्ट करना सिखा दिया है। आई होप आप लोगों को यहां तक की कहानी समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी अगले टॉपिक के अंदर। अल्लाह हाफिज।